गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसेस। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है कि ये नाम ही ऐसे हैं कि बच्चे इनके नाम देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ही वेक्टर स्पेस को कैसे चेक करना और सब स्पेस को कैसे चेक करना है, उनके शॉर्टकट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, और साथ में अगर कोई मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो मास्टर कैडर की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। इसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस को चेक करने की वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि बेसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर डायमेंशन क्या होता है। देन हम फाइंड करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कैसे फाइंड करने हैं, और सभी टाइप के मैट्रिसेस चाहे वो रियल है चाहे कॉम्प्लेक्स है उसकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। देन हम देखेंगे फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस, और इनके हम शॉर्टकट्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बेसिस क्या होता है बच्चे। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। अगर हमारे पास कोई वी एफ वेक्टर स्पेस दी है, देन उसका कोई भी सबसेट बी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, हम बी को बेसिस कब बोलेंगे, जब वो दो शर्तें पूरी करता हो। पहली शर्त क्या है कि वो जो बी है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम ऑलरेडी ये चेक कैसे चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, वो फाइंड देख चुके हैं। सेकंड क्या है कि बी जो वी है वेक्टर स्पेस है उसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो किसकी मदद से बने, बी की मदद से बने, बी के सारे एलिमेंट्स की मदद से बन जाए। जैसे मान लेते हैं, मैं ऊपर लिख रही हूँ, कोई वी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है जी, और मान लेते हैं बेसिस में एलिमेंट्स हैं x1 x2, मान लेते हैं ऐसे एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है जी। देन कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट वी का वो कैसे बने, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बने। मान लेते हैं वो ऐसा कुछ बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे कुछ होता है ना, तो वी का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए। अगर ये दो शर्तें पूरी होती है तो हम उस बी सेट को क्या बोल देंगे, बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। क्लियर? हाँ जी। डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वी एफ। वी एफ वेक्टर स्पेस में जितने नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, जहाँ हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि बेसिस में कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हमारी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेन्स n एलिमेंट्स, ठीक है जी, a subset W of V having n elements is a basis if and only if W is linear independent। देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर VF के बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका कोई भी सबसेट वो बेसिस कब बनेगा, जब वो क्या होगा हमारे पास, और बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, सॉरी W सबसेट बेसिस कब बनेगा, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसको जस्ट आप प्रूव कर दो कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। शो दैट दिस सेट दे हैव फॉर्म बेसिस ऑफ आर क्यूब। ये आर क्यूब, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस दी है, ये वेक्टर स्पेस ओवर आर दी हुई है, ठीक है जी, ये आर क्यूब दी है, तो इसके पता है हमारे पास डायमेंशन कितनी है, 3 है। क्लियर? तो ये जो सेट हमें गिवन है जिसको हमने बेसिस प्रूव करवाना है, इसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 3 ही इसकी डायमेंशन थी, 3 ही इसमें एलिमेंट्स दे दिए, तो हमने इसको जस्ट चेक करना है कि ये बेसिस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसके क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक कर लो। क्लियर? अगर जितने हमारे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है और उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जस्ट आपने क्या है, उसकी लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करनी है। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन जाएंगे, अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो बेसिस नहीं बनेंगे। जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं 2 1 4, ठीक है जी, जो हमारे पास वेक्टर दिया था उसको हमने कॉलम वाइज लिख लिया, 1 -1 2, ठीक है जी, देन 3 1 -2। इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो
इक्वल्स टू 0 आ गया। हमें पता है कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरी शर्त हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है बेसिस की, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा आर क्यूब का। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शो दैट दिस सेट दिया है हमारे पास, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, फॉर्म बेसिस ऑफ आर क्यूब और नॉट। अगेन आर क्यूब की डायमेंशन कितनी है, 3 होती है, 3 ही एलिमेंट्स दिए हैं हमारे पास। क्लियर, तो हम देखते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर डिपेंडेंट है। तो हमें पता है कि जब लीनियर डिपेंडेंट हो तो वो क्या बेसिस नहीं बनेंगे, तो ये हमारे पास बेसिस नहीं होंगे। क्लियर, नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर और नॉट फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। हाँ जी, इसमें हमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आर क्यूब के बेसिस चेक करने थे। आर क्यूब के डायमेंशन कितनी है, 3 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे दिए, 2, तो डायमेंशन से कम दे दिए, तो ये क्या है, कभी भी हमारे पास बेसिस नहीं बनेंगे, क्योंकि जितनी इसकी डायमेंशन थी ना उससे कम एलिमेंट दिए हैं, तो ये कभी भी बेसिस नहीं बनेंगे, नेवर बिकम्स बेसिस, नेवर बिकम्स बेसिस। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें दे दिए सेट में, इज अ बेसिस ऑफ आर क्यूब और नॉट। हमने ये देखना है, पहले तो उन्होंने क्या किया था, आर क्यूब से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए थे थर्ड एग्जाम्पल में। अब क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल में आर क्यूब से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए उन्होंने, ठीक है। अगर कम दे दें तो भी वो बेसिस नहीं बनाएगा, अगर वो ज़्यादा दे दें तब भी वो बेसिस नहीं बनाएगा। क्लियर, तो अगर बिल्कुल उतने ही दे दें, मीन्स आर क्यूब है तो 3 ही दे दें, तो आप लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करेंगे। जैसे ये रिजल्ट लिखा है, एनी सबसेट ऑफ वी एम एफ वेयर एफ इज एनी फील्ड हैविंग मोर देन एम एलिमेंट्स, ठीक है, डायमेंशन से ज़्यादा है, विल बी लीनियर डिपेंडेंट, सो कैन नॉट बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। क्लियर, तो वो बेसिस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। आर क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, 3 होती है। आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, 2 होगी। डायमेंशन ऑफ आर क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ आर रेज़ टू पावर n क्या होगी, आपके पास n होगी। क्लियर, डायमेंशन ऑफ एफ रेज़ टू पावर 4, एफ क्या है यहाँ पर, फील्ड, मीन्स किसी भी फील्ड की जो पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। और इधर राइट साइड पर देखो, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे में इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी टाइप होता है ना, ठीक है। तो क्या है, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 रियल एंट्रीज है, ए है और बी है। अगर हम डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर कर रहे हैं तो हमें 2 रियल नंबर्स चाहिए ना, ओवर आर है तो 2 चाहिए, तो ये डायमेंशन सी ओवर आर कितनी आ जाएगी, 2। और अगर डायमेंशन सी ओवर सी पूछा हो, सी ओवर सी पूछा हो तो कितनी डायमेंशन होगी, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो डायमेंशन होगी 1। अगर सी ओवर आर पूछ लेते हैं तो डायमेंशन होगी 2। क्लियर, डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर कितनी हो गई, 1 होगी, ठीक है जी। नो नेक्स्ट 6th पॉइंट पर आते हैं हम, पी एम आर। पी एम आर क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री m ओवर r। वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री m है, क्लियर, तो उनकी डायमेंशन क्या होगी, हमारे पास m+1। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है जी, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या हमारे पास p2x, तो इनकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी हमारे पास 3, 2+1 मीन्स डायमेंशन होगी इसकी 3, हमेशा डिग्री से 1 प्लस होगी डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट मैट्रिसेस पर आते हैं। m मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर r। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर r, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जस्ट m इंटू n, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। वो कैसे पता चलता है, देखो जैसे मैंने राइट साइड पर एक एग्जांपल लिखी है, 2 क्रॉस 3 की लिखी है मैंने, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो रियल है, हमें यहाँ पर कितनी एंट्रीज फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6,
तो हमारे पास 6 एंट्रीज होगी, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो जस्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया 6। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 8th पॉइंट पर। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की ले ली। ठीक है जी। कितने 4 एंट्रीज होंगी, तो 4 आंसर आना चाहिए हमारे पास 2⁻²। वहाँ पर हमारे पास m क्रॉस n था, अब n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n क्या हो गया, n स्क्वायर। नेक्स्ट n क्रॉस m c ओवर r। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर r। अब हमारे पास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की ओवर r। मैंने जैसे पहले राइट साइड पर देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया एक, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, जस्ट 1 रो है और 3 कॉलम्स है। क्लियर। तो आप देखो ओवर r है ना, ये बात ध्यान दिया करो, ओवर r है, ओवर r है तो मुझे 1a 2 3 4 5 और 6 एंट्रीज चाहिए। ठीक है जी। तो डायमेंशन मेरी क्या होगी, 2m इंटू n, 2 इंटू 1 इंटू 3 मीन्स आंसर आएगा अपने पास 6। अगर ओवर c पूछ लेते हैं, ठीक है, तो जस्ट क्या होगी हमारे पास m इंटू n। ओवर r और ओवर c का ध्यान देना कॉम्प्लेक्स में। क्लियर। नेक्स्ट 10th m n c ओवर r। अब क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r। जैसे यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स दे दी। ठीक है जी। ओवर r है तो 2n स्क्वायर होगा, ओवर c है तो जस्ट क्या होगा, n स्क्वायर। चेक भी कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो हमारे पास कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, रियल 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आना चाहिए। ठीक है। n कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 2 कर दो तो ये हो गया 8 आंसर आपका आएगा। डायमेंशन 11th पॉइंट पर, डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r। ऑर्डर n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए है। पहली बात तो ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है। ऑफ ऑर्डर n है, तो रियल सिमेट्रिक पहले तो टाइप उसकी क्या होती है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मीन्स जैसे जो ये b है तो इधर भी b यहाँ पर आएगा, c है तो यहाँ पर भी c आएगा, ये e है तो यहाँ पर भी e आएगा। मीन्स इनको तो देखने की ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट क्या है ये देखनी है, हमें इतनी एंट्रीज चाहिए। अगर ये इतनी एंट्रीज मिल गई तो ये b है तो ये इधर वाले तो फिल हो ही जाएंगी। क्लियर। हमें यहाँ पर कितनी एंट्रीज फिल करनी है, 3, यहाँ पर कितनी एंट्रीज फिल करनी है, 2, यहाँ पर कितनी फिल करनी है, 1, और n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n इक्वल्स टू 3 था, ऑर्डर हमारे पास 3 था। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 था, 3 इंटू 3 प्लस 1/2, तो ये आ गया आपके पास 6। काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास आंसर आएगा। 12th डायमेंशन ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r। पहली बात तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। और रियल स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होती है, उसकी क्या डायगोनल आपकी 0 होगी, डायगोनल 0 होगी। तो अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर माइनस a होगा, b है तो माइनस b होगा, c है तो माइनस c होगा। तो मीन्स हमने ढूंढना क्या है, जस्ट ये a b c चाहिए हमें। क्लियर। तो फर्स्ट रो में हमारे पास कितनी एंट्रीज चाहिए, 2, सेकंड रो में हमें चाहिए 1, थर्ड रो में हमें चाहिए 0। तो n हमारे पास क्या था, 3 था, n इक्वल्स टू 3 था। ठीक है। लेकिन हमें 0 1 से लेकर 2 तक चाहिए, तो मीन्स n-1 तक। तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो ये n-1 इंटू n/2। क्लियर। तो आंसर आपका हो गया n इंटू n-1/2। नाउ नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास 13th पॉइंट पर, डायमेंशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r। कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन, पहली बात तो ये आप ध्यान में दे देना, हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है।
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, इनकी एंट्रीज जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर आर पूछा है। तो अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसी होगी, जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना वो रियल होती हैं, ठीक है। और अपर डायगोनल अगर b प्लस आयोटा सी है तो नीचे उसका क्या होगा, नेगेटिव माइनस ऑफ b प्लस आयोटा सी। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाले अपने आप मिल जाएंगे। क्लियर। अब ऊपर देखो हमारे पास कितनी एंट्रीज चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज देखते हैं पहले। डायगोनल को छोड़ो, कॉम्प्लेक्स देखो। फर्स्ट रो में हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 एंट्रीज चाहिए, सेकेंड रो में हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 एंट्री चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम n की वैल्यू कितनी थी 3, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, तो ये n माइनस 1 इंटू n बाय 2 हो गया। तो हमारे पास ये 2 चाहिए, b प्लस सी में हमें क्या 2 रियल नंबर चाहिए, d प्लस ई में भी हमें 2 चाहिए, g प्लस एच आई एच में भी हमें 2 चाहिए। तो हम साथ में क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाई प्लस क्या n क्या है, डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल a f g कितने हैं 3 प्लस n। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस n अपॉन n स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r n स्क्वायर होगा। ओवर c आप खुद फाइंड करना, उसका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 आएगा ओवर c। नाउ नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ओवर r, अगेन ओवर r है, ठीक है। ओवर r इसका क्या आएगा, अगेन हर्मिशियन की टाइप ही n स्क्वायर आएगा, ये आप खुद चेक करना है। और ओवर c आप खुद चेक कर लेना ओवर c कितना आएगा, बिल्कुल सेम मेथड से चेक करना है बच्चे। नेक्स्ट 15th, डायमेंशन ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ओवर r। लोअर की भी वही होगा, अपर का भी वही होगा, सेम होगा। नाउ लोअर के लिए देखो हमारे पास फर्स्ट रो में कितनी एंट्रीज चाहिए 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, और मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 बाय 3। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2। डायमेंशन ऑफ रियल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है जी, जस्ट ये चाहिए। तो फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट एक एलिमेंट, सेकंड रो में दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 3 मीन्स क्या हो गया n, 3 ऑर्डर की है तो 3 चाहिए, n ऑर्डर की होगी तो हमें n इसकी डायमेंशन चाहिए। नाउ नेक्स्ट, हाँ जी कुछ रिजल्ट्स हैं। दिस सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट, सो इट कैनॉट बी बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अगर किसी सेट में 0 वेक्टर आ गया ना तो वो कभी भी क्या है, बेसिस नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल देखो, एक सेट में 2 ही एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यह क्या 0 0 एलिमेंट आ गया तो हमेशा ये लीनियर डिपेंडेंट होगा, तो ये कभी भी किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस बन ही नहीं सकता। क्लियर। फाइव इज द बेसिस ऑफ 0 सेट, अगर किसी सेट में सिर्फ 0 ही एलिमेंट है उसका बेसिस क्या होगा 5 होगा, और 5 क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। तो डायमेंशन क्या बन गई इस सेट की 0। क्लियर। डायमेंशन ऑफ r ओवर q इज इन्फिनिटी, ये मैंने रिजल्ट आपको ऐसे ही दे दिया, हो सकता है MCQ में मीन्स आपके पेपर में कुछ ऐसे ही आ जाए। डायमेंशन ऑफ r ओवर q हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। नाउ नेक्स्ट, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सबस्पेस, किसी सबस्पेस के हम बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W जनरेटेड बाय द वेक्टर्स। ये 3-4 वेक्टर्स दे दिए, 1 2 3 4 ऑफ R3, ठीक है जी। हमने इसमें से क्या है, पहली बात तो अच्छा मैं आपको ध्यान दिलवाऊं, पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि R3 है, ठीक है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 3 ही, लेकिन यहाँ पर 4 दे दिए, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 4 के 4 इकट्ठे मिलके बेसिस नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, इनमें से वो 3 एलिमेंट्स फाइंड करनी है, ठीक है जी, जो इसके बेसिस बनेंगे। 3 ही बनेंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 है। क्लियर। सॉरी, इसके नहीं, हमने तो इसके सबस्पेस के फाइंड करने हैं। तो सबस्पेस के क्या होंगे, जहाँ तो 3 होंगे, जहाँ 3 से कम होंगे। क्लियर। सबस्पेस के फाइंड करने हैं ना, तो सबस्पेस के बेसिस में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स R3 के एलिमेंट से जहाँ कम होते हैं, जहाँ उसके बराबर होते हैं।
तो जहाँ 3 होंगे तो जहाँ 3 से कम होंगे, लेकिन 4 तो कभी भी नहीं होंगे। क्लियर। अब हम इसके बेसिस फाइंड करते हैं। पहले तो हमने क्या करना है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए हुज रोज आर द गिवन मैट्रिक्स गिवन वेक्टर्स। सॉरी, पहले तो बच्चे ध्यान देना, एक बात मैं आपको ध्यान दो, आप मिस्टेक करोगे। जब आप लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस चेक करते थे ना, तब क्या करते थे, जब आपका ये वेक्टर होता था ना, इसको आप कॉलम में लिख लेते थे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 -1 1, ठीक है जी। नेक्स्ट को 8 4 2 ऐसे लिखते थे, कॉलम में लिखते थे जब लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करते थे। अब आपने क्या करना है, कॉलम में नहीं लिखना, आपने रो में लिखना है। 1 -1 1, फर्स्ट देखो मैंने जो लिखा है 1 -1 1, देन फिर रो में 8 4 2 2 2 0 3 9 -3। क्लियर, ऐसे लिख लिया। तो अब आपने क्या करना है, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम को देखना होता है। पहले फर्स्ट कॉलम में अगर कहीं पर 1 पड़ा है ना, तो उस रो को उठाकर, ठीक है, आपने ऊपर लेकर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ही 1 पड़ा है। अब बस फर्स्ट 1 के हेल्प से आपने नीचे 0 बनाना होता है, और वही ऑपरेशन आपने पूरी रो पर लगाना है। क्लियर। तो जैसे R2 में ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 - 8 R1, यहाँ पर 2 है तो R3 - 2 R1, यहाँ पर 3 है तो R4 - 3 R1। क्लियर। तो ये ऑपरेशंस आपने पूरी रो पर लगा दिए। अब सेकेंड रो और फोर्थ रो क्या है, सेम है, इनको आप फिर 0 बना दो, R4 - R2 कर दो। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों को 2 2 से, रो 2 और रो 3 को आप 2 2 से डिवाइड कर दो, तो ये सेम हो गई। अगेन आप इन दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास सिर्फ ये 2 रोज बन जाएंगी। ये है आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट रोज आ गई। तो बेसिस क्या होगी, जो 2 आपके नॉन जीरो रोज बची है ना, तो वो आपके बेसिस होंगे। ठीक है जी। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2, तो डायमेंशन होगी आपकी 2। क्लियर। बच्चे एक वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट W1 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, उसके साथ आपको ने ये कंडीशंस दी हैं कुछ, एंड W कुछ और दिया है जिसके में कुछ और कंडीशंस दी हुई है। देन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है, मीन्स डायमेंशन W1 की कितनी है और डायमेंशन W2 की कितनी है। अब देखो बच्चे, आपको पास ना W1 के साथ कुछ कंडीशंस दे दी हैं। अब इनमें से हमने डायमेंशन फाइंड करनी है कि वो डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। देखते हैं, पहले W1 के लिए करते हैं, फिर W2 के लिए करते हैं। रिजल्ट क्या है आपके पास, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, देन डायमेंशन ऑफ W क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। ये बात ध्यान देना। अब डायमेंशन ऑफ V क्या है, जो वेक्टर स्पेस थी, अब पीछे चलते हैं। अब वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, R4 है, इसकी डायमेंशन तो 4 है। अब माइनस करना है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास यहाँ पर 3 दी हुई हैं। ठीक है, इनमें से हमने लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करनी है। वो लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। आपने पहले इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेनी, UVWX। ठीक है जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जैसे U का 1 है, V का 1 है, W का 1 है और X का फर्स्ट में 0 है। क्लियर। देन सेकंड में देखते हैं, U का 0 है, V का 2 है, W का 0 है, X का 1 है। सिमिलरली थर्ड का लिख लिया। अगेन आपने यहाँ पर रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 1 है तो इसकी हेल्प से आपने यहाँ पर 2 को 0 बनाना है। ठीक है, तो R3 माइनस ऑफ 2 R1, ये मैंने लगा दिया ऑपरेशन। अब ये 2 रोज सेकंड और थर्ड रो सेम आ गई, तो इनको माइनस किया तो मेरे पास लास्ट जो है 0 आ गई। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट रोज कितनी आ गई, 2 आ गई। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगी, डायमेंशन ऑफ R4, वेक्टर स्पेस R4 था, माइनस ऑफ 2 जितने आए हैं, तो 4 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, तो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2 आएगी। नेक्स्ट W2 के लिए देखते हैं। W2 के लिए आपके पास ये कंडीशंस दी हुई थी। ठीक है, अगेन इनको आप क्या करोगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो इसकी। ठीक है जी, U का 1 है, V का कोफिशिएंट 1 है, W का कोफिशिएंट 0 है, X का कोफिशिएंट 1 है। U का कोफिशिएंट 1 है, W का कोफिशिएंट 1,
डब्ल्यू का 1 है, वी का 0 है और एक्स का -2 है। यू का 1, थर्ड में यू का 0, वी का 1, डब्ल्यू का 0 और एक्स का -1। क्लियर। अगेन आपने इसको रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 1 है तो नेक्स्ट 2 में हम 1 को 0 बनाएंगे। कैसे? R2 माइनस ऑफ R1 कर दो। क्लियर, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हम थर्ड में यहाँ पर 0 बनाएंगे। ठीक है, जहाँ ऊपर 0 बना लो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो R2 में मैं R2 में चेंज किया R2 प्लस R3। क्लियर। नेक्स्ट R1 में चेंज किया R1 माइनस ऑफ R3, तो हमारे पास ये आ गई। इट मीन्स 3 हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज आ जाएंगी। क्लियर, 3। तो डायमेंशन ऑफ R4 हमारे पास 4 थी, नॉन ज़ीरो रोज 3 आ गई, तो डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास क्या आएगी? 1 आ जाएगी यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट है, लेट W1 एंड W2 बी 2 सबस्पेसिस ऑफ R4 वेयर W1 हमारे पास ये दिया है और W2 हमारे पास ये दिया है। हाँ जी, पहले हम W1 की देखते हैं। देखो बच्चे, अब हमारे पास तो ये एक ही रिस्ट्रिक्शन दी है W1 में, तो हमें यहाँ पर तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, लीनियर इंडिपेंडेंस तो एक ही है, तो वो तो लीनियर इंडिपेंडेंट है ही। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R4 माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन जस्ट। तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास 1 है, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। W1 की डायमेंशन आ गई 3। सिमिलरली W2 के लिए देखते हैं हम। W2 हमारा था ABCD सच दैट A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू 2C। अब ये देखो कि ये तो भी लीनियर इंडिपेंडेंट है। देखो, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास A और D इन्वॉल्व है, सेकंड रिस्ट्रिक्शन में B और C इन्वॉल्व है, दोनों का आपस में कुछ भी लिंक नहीं है, तो ये भी क्या होगी? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितनी होगी? 2। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 2। अब उसके बाद W1 इंटरसेक्शन W2 पूछा है, ये क्या नई चीज़ आ गई है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ABCD सच दैट जिसके लिए W1 और W2 की सारी रिस्ट्रिक्शंस इकट्ठी लेनी है, W1 W2 की। क्लियर। इसके लिए आप कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, ABCD। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन में A नहीं है, A, B के कॉफिशिएंट 1, C का कॉफिशिएंट -2, D का कॉफिशिएंट 1। A इक्वल्स टू D, A माइनस D हो गया, A का 1, D का -1, B और C 0 0। B माइनस ऑफ 2C, B का 1 और C का माइनस ऑफ 2। ठीक है जी। अगेन आपने रो 1 और रो 2 को स्वैप कर लिया यहाँ पर। ठीक है, आपके पास ये एडजस्टमेंट होगी। तो क्या है नेक्स्ट, R2 माइनस ऑफ R3 ये सेम थे, 1 1 सेम थे। ठीक है, इनको चेंज करने के लिए आपने R2 माइनस ऑफ R3 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 3 नॉन ज़ीरो रोज आ गई। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी? W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन ऑफ R4 माइनस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज। क्लियर, 3। तो डायमेंशन आपके पास आ जाएगी W1 इंटरसेक्शन W2 की 1 आ जाएगी। क्लियर। अब W1 प्लस W2 की क्या आएगी हमारे पास? इसके लिए फॉर्मूला है W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तीनों की पता है, W1 की 3 है, W2 की डायमेंशन 2 है, इंटरसेक्शन के डायमेंशन 1 है। इनको सॉल्व कर दिया तो आपके पास W1 प्लस W2 की आ जाएगी 4 डायमेंशन आ जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।